अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ लिया है हमेशा। ग्रुप पर नहीं है, मैंने अभी एक्सेस जनरेट करवा लिया है गूगल क्लासरूम का। मैं वहाँ पर फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। एसईओ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कशन की थी फर्स्ट क्लास के अंदर। और और कौन सी चीज़ रह गई थी, भी अभी मैं बोल रहा हूँ, और कौन-कौन सी चीज़ें हो गई थी ये तो मुझे अभी याद भी नहीं है। लेकिन हमने इसमें डिस्कस किया था एसईओ से रिलेटेड, एसईओ क्या होती है, एसईओ क्यों होती है, एसईओ क्यों इम्पोर्टेंट होती है। और उसके बाद कल के सेशन में हमने डिस्कशन की थी कि किस तरह हम वेबसाइट्स होती हैं और किस तरह हम किन-किन जगहों पे जाते हैं। किसी को याद है आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? मेरे को याद है बस, और किसी को याद नहीं है। एडसेंस के आगे का, एडसेंस के आगे का क्या? हम आज डिस्कस करने वाले हैं गूगल अपडेट्स से रिलेटेड। नोट पेन लेके बैठेंगे तो फिर चीज़ें याद भी रहेंगी और फिर चीज़ें समझ भी आएंगी। ठीक है। अ, हमेशा आपको जो है वो इंशाअल्लाह आज 12 बजे तक मैं फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर दूंगा, और फिर उसके बाद में बाकी कल वाला और आज वाला भी अपलोड कर दूंगा। मुझे एक्सेस नहीं था मेरे पास, इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था। अभी एक्सेस मुझे जनरेट हो गया है तो मैं ये चीज़ें अपलोड कर दूंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, फर्स्ट लेक्चर में निच डिस्कस के अलावा भी हमने जो है बहुत कुछ डिस्कस किया था। निच डिस्कस तो अभी हुई कहाँ है, अभी तो निच डिस्कस बहुत आगे की चीज़ है। तो एसईओ से रिलेटेड हमने बेसिक्स के बारे में कुछ समझा था। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप मुझसे अभी पूछ लें, यहीं पे पूछ लें। और कोई भी क्वेश्चन है कि एसईओ क्या होती है, इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एसईओ सबको पता होना चाहिए। बिल्कुल गूगल एल्गोरिथम से रिलेटेड हमने डिस्कशन की थी। आज उसी से रिलेटेड एक और चीज़ जब हम करने वाले हैं, अपडेट्स क्या होती हैं, क्यों होती हैं, क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं। बेसिकली ये अपडेट्स से आपको समझ में आएगा कि क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, अपडेट्स के अंदर हुआ क्या, ये याद रखना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। मुझे भी याद नहीं रहता कि कौन सी अपडेट में गूगल ने क्या किया था, लेकिन मेन चीज हमें उससे आउटपुट ये लेना है कि गूगल किन चीजों को इम्पोर्टेंट समझता है। आई मेरी बात समझ में? उसमें हमें ये नहीं सोचना कि फर्स्ट अपडेट में क्या हो गया था, सेकंड अपडेट में, जैसा हम पुराने टाइम में पढ़ते थे स्कूल वगैरह के अंदर। पुराने टाइम में क्या, अभी भी बच्चे वही पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट जनरेशन जो है वो कंप्यूटर क्या होता था, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर क्या होता था, या फिर साइंस के अंदर जो है वो कौन से जो है वो कौन सी चीज़ कब इजाद हुई थी। तो ये चीज़ें हमें याद नहीं रखनी कि कौन से ईयर में हुआ था, क्या हुआ था। हमें सिर्फ उससे आउटपुट ये निकालना है कि क्या हुआ था और गूगल की इम्पोर्टेंस क्या है। हमें ये नहीं रखना कि आइंस्टाइन ने जो है वो कब कब वो ये चीज़ें की थी। उससे हमें ये देखना है कि उसने क्या किया था, उससे उसको हम क्यों यूज़ करने वाले हैं, वो हमें क्यों याद रखना है। ये चीज़ें आपको अभी आज समझ में आएंगी। स्क्रीन की तरफ चलते हैं। स्क्रीन सबको शो हो रही है मेरी? ठीक है। गूगल अपडेट्स या गूगल एल्गोरिथम अपडेट्स दोनों एक ही बात है। इन एंड ऑफ द डे अपडेट्स ही हैं। अपडेट्स का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? पहले कोई मुझे बताए अपडेट्स का मतलब क्या? बताएं अपडेट्स का मतलब क्या होता है। इस वक्त 5 लोग क्लास में मौजूद हैं, 4 लोग। अपडेट्स का मतलब क्या होता है?
ठीक है, और बताएं, सब इनपुट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अपडेट्स का मतलब बताएं, अपडेट्स का मतलब क्या होता है? मेरा के अलावा बाकी सब लोग सो रहे हैं। हफ्सा भी है क्लास में, उनैसा भी है, और कौन कौन है, रमीशा भी है। मेरे के अलावा सब सो रहे हैं, तो हम कंटिन्यू कर लेते हैं अगर। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करें ताकि आप लोगों को चीज़ें पता चले, डे बाय डे चेंजेस कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बेसिकली अपडेट्स का मतलब ये होता है कि जब आपको कोई भी चीज़ अपडेट इस वजह से की जाती है क्योंकि वो ख़राब हो जाती है, उसमें कोई मसला आ जाता है। ठीक है, या आपको कोई और चीज़ की नीड हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक घड़ी है, तो मैं उसको अपडेट करता हूँ। अपडेट करने का मतलब उसको मैं चेंज करता हूँ, तो या तो उस वक़्त करूँगा जब वो बहुत आउटडेटेड हो जाएगा डिज़ाइन, या वो ख़राब हो जाएगी, या वो तंग करना शुरू हो जाएगी। ठीक है? या उससे बेहतर कोई चीज़ मुझे नज़र आ जाएगी। सही? या अगर मैं एक मैं एक रास्ते से ऑफ़िस जाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं गाड़ी से एक रास्ते से ऑफ़िस जा रहा हूँ। अब गाड़ी चलाते वक्त जो है वो मुझे बहुत इशू फेस करने पड़ रहे हैं। मेरे पास जो है वो कोई छोटी गाड़ी है और मेरे पास बजट भी है, तो मैं सोचता हूँ कि यार मैं क्यों ना अब गाड़ी अपडेट कर लूँ, मेरा रास्ता लंबा है। तो इश्यूज, सिचुएशंस और नीड्स के ऊपर जो है वो अपडेट की नीड आती है। इश्यूज, सिचुएशन या कोई भी चेंजेस अगर आपको चाहिए होती हैं, जो आपकी नीड होती है सब, उस वक्त आपकी जो है वो अपडेट आती है। तो जब गूगल मार्केट में आया, तो गूगल बिल्कुल एक सिंपल तरीके से चलता था, उसमें कोई इतनी चीज़ें थी नहीं। नॉर्मल तरीके से यूज़ किया जाता था। अगर किसी ने 2010, 9, 8 में वगैरह के अंदर सिस्टम्स वगैरह यूज़ किए, जब याहू का दौर था, तब जब गूगल ने मार्केट में आना स्टार्ट किया था, तब आप लोगों ने, अगर किसी ने यूज़ किया उस टाइम पे, किसी ने यूज़। वॉइस कट रही है मेरी, सबकी आवाज़ कट रही है। फिर आपका नेट का इशू है। अच्छा, तो स्टेप बाय स्टेप गूगल ने अपने आप को फिर इम्प्रूव करना शुरू किया। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, मैं तो और कंफर्म कर लूँ, बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है सेशन। अच्छा, तो गूगल ने चीज़ों को फिर बाद में सीरियस लेना स्टार्ट किया, जब, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप एक बिजनेस के अंदर आते हैं तो आप अपनी एक चीज़ों को जो है वो पहले बेहतर करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं। तो गूगल ने भी बिल्कुल ऐसा किया। गूगल ने पहले सर्च इंजन को सीरियस नहीं लिया। फिर गूगल ने 2011 में प्रॉपर तरीके से सर्च इंजन को सीरियस लेना शुरू किया। कि सर्च इंजन क्या होते हैं, हमें क्यों इस पे इतनी इंपॉर्टेंट देनी चाहिए, लोग क्या सर्च करते हैं, क्यों सर्च करते हैं, और ये सारी चीज़ें गूगल ने सीरियस लेना स्टार्ट की। तो गूगल ने सबसे पहले जो है वो सबसे पहली अपडेट अपनी निकाली 2011 में। उस अपडेट का नाम था गूगल पांडा। ठीक है? गूगल का, इसमें आपको ऐसी ही चीज़ें नज़र आएंगी। गूगल ने सबसे पहले अपनी अपडेट निकाली और वो निकाली पांडा। पांडा क्यों निकाली, हम आगे जाके भी आपको समझ में आएंगी चीज़ें। फिर उसके बाद गूगल का ने जो है वो नेक्स्ट ईयर एक अपडेट निकाली, पेंगुइन। तो गूगल ने जब नेक्स्ट ईयर अपडेट निकाली, तो गूगल ने फिर ये डिसाइड किया कि हम ईयरली बेसिस पे चीज़ों को अपडेट किया करेंगे। और बहुत दफ़ा फिर ये चीज़ें आगे जाके चेंज हो गई, और फिर गूगल ने एक ही ईयर में 2-2, 3-3 दफ़ा भी चीज़ें अपडेट करना शुरू करी। जैसे-जैसे बग्स आते रहे, जैसे-जैसे चीज़ें आती रही।
तो गूगल ने अपनी सेकंड अपडेट करी तो वो थी पेंगुइन। पहली थी पांडा, दूसरी हुई पेंगुइन, फिर तीसरी अपडेट 2013 में आई हार्मिंग बर्ड करके। तो इस तरह गूगल ने जो है वो अपनी अपडेट्स को स्टार्ट करना शुरू किया। फिर 2015 में एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन आई। 15 में रेवोल्यूशन क्या आई, कोई मुझे बता सकता है? किसी को पता है 15 में क्या रेवोल्यूशन आई थी? क्यों 15 को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है? 15 में बेसिकली एक मोबाइल, एक एंड्रॉइड का नया दौर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नया दौर का मतलब ये नहीं है कि पहले एंड्रॉइड नहीं था या पहले नहीं। गूगल ने एंड्रॉइड को सीरियस लेना स्टार्ट किया था। गूगल ने अपनी सर्विसेज एंड्रॉइड में ज्यादा इंट्रोड्यूस करवाना स्टार्ट की थी। गूगल ने कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया था एंड्रॉइड का। ठीक है, तो जब गूगल ने एंड्रॉइड में कॉन्सेप्ट चेंज करना स्टार्ट किया तो गूगल ने फिर इस चीज को भी कंसीडर करना शुरू किया। तो गूगल को आइडिया हुआ कि लोग जो है वो मोबाइल यूजर्स ज्यादा हैं। आप लोगों की एजेस का मुझे आइडिया नहीं है कितनी है, लेकिन अगर कोई यहाँ पे 23 प्लस बैठा हुआ है, 24-5 प्लस बैठा हुआ है, तो उसको एक चीज का आइडिया होगा कि 2014 से पहले या 2015 से पहले हम सबके पास मोबाइल थे, लेकिन एंड्रॉइड मोबाइल बहुत कम लोगों के पास थे, बहुत कम लोगों के पास थे। ठीक है, 14-13 में तो लोग जो है वो मोबाइल रखते थे। एंड्रॉइड मोबाइल जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता था। उस वक्त नोकिया के मोबाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे। ठीक है, तो लोग सर्च ज्यादा किस पे करते थे? डेस्कटॉप के ऊपर करते थे। ठीक है, लेकिन जब जब 2014 में, बिल्कुल जैसे जैसे 2015 से आप यूज कर रही हैं वैसी ही रेवोल्यूशनरी ईयर था वो। ठीक है, उसमें एंड्रॉइड को एक बिल्कुल अलग ही तस्वर किया गया था। 2014 के एंड में ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन एक रेवोल्यूशनरी ईयर जो है वो आप उसको कह सकते हैं कंपेयर टू कि ये, क्योंकि उससे पहले अगर आप एक चीज को सोचें कि अगर आप यूएस की मार्केट में चले हैं तो वो लोग भी इतना एंड्रॉइड यूजर्स नहीं थे, एंड्रॉइड फ्रेंडली नहीं थे। वो लोग जो है वो आईफोन्स को ज्यादा प्रेफर करते थे। उस वक्त सैमसंग की जो है वो मोटोरोला सैमसंग की मोबाइल आती थी, सैमसंग की जो है वो नोट वन वगैरह की सीरीज आती थी। तो लोग इतना जो है वो चीजों को इतना कंसिडर नहीं करते थे। ठीक है, तो इस ईयर पे जब लोगों के पास एंड्रॉइड मोबाइल हाथ में आए, ठीक है, 2015 के हाथ में जब लोगों के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल आए, एंड्रॉइड सर्चेज ज्यादा हुई, आईफोन के ऊपर सर्चेज ज्यादा हुई, तो गूगल को पता चला कि यार अब तक तो सिर्फ हम डेस्कटॉप के ऊपर काम कर रहे थे। डेस्कटॉप पे स्क्रीन होती है मिनिमम 13 प्लस ही होती है डेस्कटॉप की स्क्रीन ना। 13, 17, हो सकता है आपका लैपटॉप 16 17 इंच का हो, 13 का हो, आपकी जो पीसी की स्क्रीन है वो 21 इंच की हो। तो अकॉर्डिंग टू द बिगर स्क्रीन वो काम कर रहे थे गूगल को प्रेजेंट करने में, गूगल की सर्चेस को बेहतर करने में। लेकिन उस ईयर में जब उन्होंने देखा कि मोबाइल यूजर ज्यादा आ रहे हैं, उनको बहुत इशू फेस करना पड़ रहा है। मोबाइल का इंटरफेस ही डिफरेंट है, मोबाइल में वो इंटरफेस आ ही नहीं सकता। एक सिस्टम की स्क्रीन होती है 17 इंच में एवरेज में अगर बोलूँ, और मोबाइल की स्क्रीन उस दौर में आ गई थी मैक्सिमम मैक्सिमम जो है वो 3 इंच 4 इंच की। एसटीसी के मोबाइल से बहुत ज्यादा चलते थे, जो कि बहुत मैक्सिमम 3 इंच 4 इंच के अराउंड होते थे। फिर वो 4 इंच स्क्रीन जो है वो उसे बहुत एक क्रेज समझा जाता था। अब तो जो है वो दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई। तो इस तरह जो है कि गूगल ने अपनी मोबाइल अपडेट भी निकाली 2015 के अंदर। फिर गूगल ने जो है 2015 के अंदर क्वालिटी अपडेट भी निकाली। फिर गूगल ने मेरी वॉइस कट हो रही है, मेरे सामने जो सेंसर है उसमें मेरी आवाज पूरी शो हो रही है। हो सकता है अभी कट हुई हो। अच्छा, तो गूगल ने जब अपनी अपडेट निकाली, ये अपडेट्स निकाली 2015 के अंदर, मोबाइल क्यों निकाली? क्योंकि मोबाइल फ्रेंडली, मोबाइल से रिलेटेड यूजर्स ज्यादा आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद गूगल ने अपनी अपडेट्स निकाली, क्वालिटी अपडेट निकाली, फिर रैंक ब्रेन अपडेट निकाली। वॉल्यूम कम ज्यादा हो रहा है, अभी भी सब कम ज्यादा हो रहा है। मुझे 1 मिनट दिएगा, मैं अपना इंटरनेट चेंज कर लूँ।
अब बताएं, आवाज क्लियर आ रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को अब क्लियर? ठीक है, मैं इस वक्त 3 से 4 नेट मेरे ऑफिस में लगे हुए हैं। कोई भी किसी वक्त भी, पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला यही है, कोई भी किसी वक्त भी जो है वो इशू क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, तो हम यहाँ पे थे, रैंक ब्रेक गूगल ने निकाली, फिर गूगल ने एडवर्ड्स से रिलेटेड SERP अपडेट निकाली। ये अपडेट बताने का मकसद आपको अभी आगे आगे चीजें चल के समझ में आ जाएगा। फिर गूगल ने जो है वो पेनल्टी का कॉन्सेप्ट मार्केट में लॉन्च किया, इंटरस्टाइल पेनल्टी। फिर गूगल ने जो है वो गूगल फीड करके अपडेट दी, फिर मेडिकोर अपडेट दी, साइट डाइवर्सिटी दी। फिर इसके बाद ये सारी ईयर्स वाइज लिखी हुई हैं, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, इसके अंदर क्या हुआ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर गूगल ने BRT निकाली, फिर जनवरी कोर अपडेट निकाली। फिर गूगल ने ना अभी पिछले 1 साल से एक कॉन्सेप्ट नया निकाल लिया कोर अपडेट का। ठीक है, गूगल अब जब भी निकालता है ना तो वो जिस मंथ में अपडेट करता है उस मंथ में अपडेट का नाम दे देता है। मई कोर अपडेट, दिसंबर कोर अपडेट। ये गूगल आपको जो है वो गूगल के प्लेटफॉर्म से मिल जाती है। ट्विटर पर अगर आप गूगल को फॉलो कर रहे हैं वहां से मिल जाएगी, या आप किसी भी जगह पे गूगल को फॉलो कर रहे हैं, गूगल सर्च इंजन को, गूगल सर्च कंसोल को, तो वहां पे आपको इससे चीजें रिलेटेड चीजें मिल जाएंगी। अच्छा, एक बात मुझे कोई बताएगा, अगर आप इंटरनेट पे कोई चीज सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सर्च कर रहे हैं बेस्ट लैपटॉप, बल्कि छोड़ें, आप ये सर्च कर रहे हैं लेडीज ब्रांड्स इन पाकिस्तान। ठीक है, तो आप आपके फेवरेट ब्रांड्स हैं जे डॉट, गुल अहमद, अ, खाड़ी। ठीक है, ये 3 ब्रांड्स आपने ले लिए और आप इनसे रिलेटेड ही सर्च करना चाहते हैं। ठीक है, जब आपने गूगल पे कोई चीज सर्च करी तो आप किसके कस्टमर हैं? आपने गूगल पे सर्च किया, अ, या तो आप चले ये कर लें समर सेल, ठीक है, क्लॉथिंग के। सवाल मैं दोबारा कर लेता हूँ। ठीक है, हुमैरा ने जवाब दे दिया है, लेकिन चले फिर भी मैं कर लेता हूँ सवाल ताकि और लोग दे दें जवाब। आपने गूगल पे सर्च किया आपने गूगल पे सर्च किया बेस्ट समर सेल। ठीक है, आप जे डॉट खाड़ी और गुल अहमद प्रेफर करते हैं यूज करना, पहनना, तो आप किसके कस्टमर हैं? मेरे के अलावा बाकी लोग भी एक्टिव हैं, सबसे ज्यादा मेरा ही एक्टिव है, जे डॉट के, अच्छा, वर्धा के, अच्छा। मैं आपसे आपके पर्सनल ब्रांड्स नहीं पूछ रहा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल दी है मैंने। ठीक है, कि आपने, अगर आप इन तीनों ब्रांड्स से पहनना पसंद करते हैं तो आप किसके कस्टमर हैं उस वक्त? शनाज ऑनलाइन क्या मतलब, समझा नहीं मैं आपकी बात। सबने ब्रांड्स के नाम लिया, आपने कहा ऑनलाइन, आपने बिल्कुल ही अलग बात कर दी। क्यों किया आपने ये बात? ठीक है, नहीं नहीं, आप सॉरी की इसमें कोई बात नहीं है। आपने क्यों करी, मतलब कुछ तो जहन में होगा ना। अफसा ने बिल्कुल कहा बैग्स शूज। चलें, अब देखते हैं किसने सही कहा। मैं तो सबके पढ़ लूं। अब तक जो है वो मेरे पास एक ही जो है वो सही जवाब आया है, और वो शहनाज का है, ऑनलाइन। हो सकता है उन्होंने कुछ और सोच के दिया हो, लेकिन उनका समहाउ एक तरह से जवाब कंसिडर सही किया जा सकता है। वो किसी, आप उसको किसी ब्रांड के कस्टमर नहीं है। आपको टॉप पे अगर कोई शो हो गया, फॉर एग्जांपल मैंने 3 ब्रांड्स के नाम लिए थे और यहाँ पे कोई चौथा ब्रांड आया था लेडीज का, वर्धा। ठीक है, तो अब वर्धा की वेबसाइट टॉप पर आ गई तो आप वर्धा में चले जाएंगे, तो आप किसके कस्टमर हुए? आपने ना जे डॉट को लिफ्ट कराई, ना गुल अहमद को कराई, ना आपने खाड़ी को कराई। वर्धा पे आपको अच्छी चीजें नजर आ गई,
आप वर्धा में चले जाएँगे, आप उससे कस्टमर बन गए। ज़ाहिर-सी बात है आप अपनी प्रीवियस ब्रांड्स जिनको आप यूज़ करते आए हैं, आप उन पे जाके देखेंगे कि यार अच्छा क्या वैराइटीज़ हैं, क्या ऑफर्स हैं, क्या सेल्स हैं। लेकिन आपको बेहतर सेल्स जो है वो वर्धा में नज़र आएँगी। तो आपको जो है वो क्या कहते हैं, आप वर्धा को प्रेफ़र करेंगे। वर्धा आपके ज़हन में भी नहीं था सर्च करने से पहले, लेकिन वर्धा ने अब टॉप पोज़ीशन ली और वर्धा ने जो है वो नया कस्टमर विन कर लिया। तो शहनाज़ की बात यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट थी और शहनाज़ मैं जब भी आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहा था कि आपके ज़हन में क्या क्यों आया ऑनलाइन? ठीक है, तो आपके ज़हन में बिल्कुल सही आया, आप उस वक़्त ऑनलाइन हैं, ठीक है? तो ऑनलाइन आप हैं, तो आप उस वक़्त किसके कस्टमर बन जाएँगे? आप चलें एक और बात, आप ऑनलाइन हैं, आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, तो आप किसके कस्टमर हैं? ऑनलाइन शॉपिंग के। अच्छा, और मैं देखना चाह रहा हूँ कितना दिमाग आप लोगों का चलना शुरू हो गया है अब, कितना आप लोगों के ज़हन में अब चीज़ें समझ में आना शुरू हुई हैं। बताएँ, सब बताएँ, गलत भी बताएँगे ना, देखिए बहुत दफ़ा गलत चीज़ भी सही होती है। आपके ज़हन में जो चल रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो गलत ही चल रहा हो, सही भी चल रहा हो सकता है, गलत भी चल रहा हो सकता है। मुनाज़ा के अलावा किसी ने अभी तक आंसर नहीं दिया। हफ्सा, शहनाज़, हुमैरा, किसके कस्टमर हैं? तेज़-तेज़ आंसर करें ताकि हम चीज़ों को तेज़ी से लेके चल सकें। नहीं पता आप लोगों को क्या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के कौन से ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के? अ, बात समझ नहीं आई मुझे आपके ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की। ठीक है, यानी कि लोगों का दिमाग चल रहा है। सबको कुछ ना कुछ समझ में आना स्टार्ट हो गया है। अफ़सा ने बिल्कुल सही कहा, गूगल के आप कस्टमर हैं। आप गूगल में सर्च करें, आप गूगल के कस्टमर हैं। आप गूगल के कस्टमर हैं, जब आप सर्च कर रहे हैं, आपके ज़हन में सबसे पहले गूगल आता है। आप गूगल के कस्टमर हैं, गूगल अपने कस्टमर को, आपको अगर गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं और आपको अगर वो अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड ना कर सके, तो आप गूगल सर्च करना छोड़ देंगे। आप जो है वो बिंग पे चले जाएँगे, आप जो है वो किसी और सर्च इंजन पे चले जाएँगे। अगर आप इससे रिलेटेड गूगल सर्चेज़ ना दें, आई बात समझ में आपको? जब भी आप कोई ऑनलाइन चीज़ सर्च कर रहे हैं, गूगल के थ्रू कर रहे हैं, आप गूगल के कस्टमर हैं, ठीक है? तो गूगल का मेन मकसद क्या है? अपने कस्टमर को बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना। अगर मैं गूगल में जाऊँ और मैं लिखूँ बेस्ट समर सेल, ठीक है? और गूगल जो है वो बेस्ट समर सेल पर हूँ मैं, और गूगल जो है मुझे मुझे जो है वो विंटर रिलेटेड चीज़ें दिखाने शुरू कर दिया, वो भी मेंस के अंदर। तो मैं 1 दफ़ा करे, 4 दफ़ा, 8 दफ़ा, 10 दफ़ा मतलब करना शुरू कर देगा, मैं उलझ जाऊँगा यार, गूगल पे मुझे इतना सर्च करना पड़ता है चीज़ों को। आप लोग बिंग क्यों यूज़ नहीं करते? क्योंकि बिंग पे आपको चीज़ों को बड़ी डिटेल में ढूँढना पड़ता है, अपनी काम की चीज़ निकालने के लिए। गूगल पे ऐसा नहीं करना पड़ता। तो गूगल के आप कस्टमर बन गए हैं। आप गूगल के कस्टमर कैसे हैं? गूगल आपसे कैसे रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ये तो आपको भी पता होगा। आपको एड्स शो करवा के कर रहा है। आपकी जो है वो बहुत सारी चीज़ें आपसे गूगल जनरेट कर रहा है। आपको सर्फिंग की तरफ लगा के वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो गूगल के आप कस्टमर हैं। अब जब एक कस्टमर आपकी दुकान पर आता है और आपको, अगर आप एक होटल है और होटल के अंदर आपकी रूम सर्विसेज़ आप लेते हैं और आप वहाँ पे लिखें कि इस रूम के अंदर आप सोच कर आए कि यार इस होटल की, तो मैंने सुना था सारे रूम जो है वो मेंटोररी पे हैं, एसी यहाँ पे होता ही होता है। और आप बगैर पूछे जो है वो एसी है, नहीं आपके साथ तो ये है ना यहाँ पे एसी होगा, आप चले जाएँ, एसी ना हो। किसका एक्सपीरियंस खराब होगा? आपका। आपको उस रूम से रिलेटेड एक्सपीरियंस खराब होगा या आपके गूगल से रिलेटेड एक्सपीरियंस खराब होगा? बताएँ आप लोग। नो वॉइस में कुछ बोल ही नहीं रहा, मैंने तो आप लोगों से सवाल किया है। तो सवाल का जवाब दें, मैं दोबारा चौथा इंटरनेट कनेक्ट कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए। इंटरनेट फिर चेंज कर लेता हूँ मैं।
ठीक है, मैंने इंटरनेट अब चेंज कर लिया है। क्वेश्चन रिपीट कर दूं, चले। आप एक होटल के अंदर गए, आपने लोगों से सुना था कि यार यहाँ पे ना एसी हर रूम के अंदर ही है, ठीक है। तो आपके जहन में ये बात थी, आप रिसेप्शन पे गए, आपने जो है वो एसी पूछना प्रेफर नहीं किया, आपके जहन में था हर रूम में ही तो एसी है। आपने रूम सेलेक्ट किया और आप रूम के अंदर चले गए, वहां जाके आपको पता चला यार एसी तो यहाँ है ही नहीं, ठीक है, और अब आपका रूम चेंज भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपका एक्सपीरियंस किससे रिलेटेड खराब होगा? रूम से रिलेटेड खराब होगा या होटल से रिलेटेड खराब होगा, या किसी और रूम में भी एसी प्रोवाइड नहीं हो रहा है तो किससे रिलेटेड आपका खराब होगा? होटल से रिलेटेड खराब होगा। तो इसी तरह जब आप गूगल पे आएंगे और किसी वेबसाइट पे आपको अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा, वेबसाइट जो है उस लेवल की नहीं होगी, तो आपसे आपका एक्सपीरियंस किससे खराब होगा? बिल्कुल, अब चीज़ आप लोगों को समझ में आना स्टार्ट हो गई है, ये अच्छी चीज़ है। नो, वेबसाइट से रिलेटेड नहीं होगा ना, वेबसाइट से रिलेटेड ज़ाहिर-सी बात है होगा, ऐसी बात नहीं है वेबसाइट से रिलेटेड नहीं होगा, लेकिन वेबसाइट एक दफ़ा होगी ना, अगर बार-बार वही इश्यू आता है तो आपका सर्च इंजन से जो है वो आपका एक बिलीव उठना शुरू हो जाएगा। आपकी बात बिल्कुल 100% सही है, गलत नहीं किया कहा आपने, वेबसाइट से रिलेटेड भी आपका एक्सपीरियंस खराब होगा, आप उस वेबसाइट में आइंदा जाना प्रेफ़र नहीं करेंगे। लेकिन आपका एक बैड इम्पैक्ट सर्च इंजन की तरफ भी पड़ेगा। इसलिए गूगल अपने कस्टमर्स को हमेशा हमेशा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है। तो गूगल ने फिर ये अपडेट्स निकालना शुरू करी, तो जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स कौन थे उस दौर में? यूट्यूब इतनी इंपॉर्टेंट थी नहीं, आज तो यूट्यूबर भी कंटेंट क्रिएटर कहलाता है। उस दौर में सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स ब्लॉगर्स होते थे। तो ब्लॉगर्स दौर में चीजें लिखते थे और फिर वो रैंक करते थे, कुछ मैनिपुलेशन करते थे गूगल की। मैनिपुलेट करने का मतलब सबको पता होगा उर्दू में क्या होता है। गूगल के अंदर जो है वो कुछ चीजों को इधर उधर करके रैंकिंग्स जनरेट करना और इस तरह। तो कुछ मैनिपुलेशन करते थे जिसकी वजह से जो है वो गूगल से अपडेट निकालता रहा। इन अपडेट का यूजर से रिलेटेड कुछ भी नहीं था, जो कंटेंट क्रिएटर्स थे उनको गूगल अफेक्ट करता था। पांडा अपडेट 2011 में आई थी। The update was first launched in 2011, but it has just several updates over the year. Over the year जो है वो several updates आती रही, और 2000 जो है वो स्टार्ट में 2016 के बाद एक और पांडा अपडेट आई थी, जिसको कोर रैंकिंग एल्गोरिथम भी कहा गया था। कोर रैंकिंग एल्गोरिथम के अंदर बेसिकली गूगल ने जो है वो रैंकिंग्स फैक्टर को बहुत बेसिकली डिफाइन किया था, कि जो रैंकिंग्स पहले एक प्रॉपर तरीके से नहीं होती थी, तो उसके बाद गूगल ने रैंकिंग फैक्टर आइडेंटिफाई कर दिया था कि फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, इस तरह आप उन पोजीशंस को ले सकते हैं। ठीक है, मैं ये डाउट आप लोगों से शेयर कर दूंगा। अच्छा, पांडा जो है वो टारगेटेड स्पैम एंड वीक कंटेंट दैट डिड नॉट हेल्प द एंड यूजर्स। मैंने जो शुरू में आप लोगों को बात बताई, वो बात ये देखिए यहाँ लिखी हुई। पांडा जो है वो टारगेट करता था स्पैम एंड वीक कंटेंट को, जो कि यूजर्स के हेल्प पे नहीं है, ठीक है। तो इस चीज से हमारे जहन में पहली चीज क्या क्रिएट हुई कि हमारा कंटेंट वीक नहीं होना चाहिए, हमारा कंटेंट जो है वो इलॉजिकल नहीं होना चाहिए, हमारा कंटेंट जो है वो ये नहीं होना चाहिए कि हम बिरयानी की का हेडिंग डाल के जो है वो नीचे कोई और चीज ही लिख रहे हैं। तो वो अपडेट में हमें मसला आ जाएगा। ये अपडेट्स निकलने के बाद, इसका मतलब ये नहीं है अपडेट्स निकली है तो 2011 में, ये बेसिकली लॉन्च इस ईयर में हुई है, लेकिन ये अब तक इस तरह काम करती हैं, ठीक है। तो इन चीजों को आपने जहन में रखना है। स्पैम कंटेंट, स्पैमी कंटेंट क्या होते हैं कि एक ही चीज को 8-9 दफा लिख दिया, ठीक है। और वीक कंटेंट, तो हमारा स्पैमी कंटेंट भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और वीक कंटेंट भी नहीं होना चाहिए। Then content, duplicate content and content with too many ads are penalized। बात समझ में आई आपको? जो उस वक्त पेनलाइज का इतना एक गूगल का जहन में नहीं था, लेकिन पेनलाइज उस सेंस में गूगल कहता था बिल्कुल वीडियो पे जैसे हो रहा है। तो यहाँ पे गूगल ने फिर इस चीज को, यूट्यूब में तो देखें एक वीडियो है ना, वो तो वीडियो की हेडिंग डिफरेंट होती है, हम थंबनेल देख के चले जाते हैं। गूगल का तो बिल्कुल डिफरेंट चीज है, हमें हेडिंग पढ़ के हम जाते हैं। तो यहाँ पे गूगल ने एक और चीज भी क्लियर कर दी थी कि यार आपका कंटेंट थिन नहीं होना चाहिए,
डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए और कंटेंट विद टू मेनी एड्स, यानी कि एड्स रिलेटेड कंटेंट नहीं होना चाहिए। उस दौर में लोग लिखते कम थे और रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करना चाहते थे, तो गूगल गूगल ने इस तरह लोगों को जो है वो, बिल्कुल आज हमने यही अपडेट्स पढ़नी है, गूगल ने लोगों को जो है वो पेनलाइज किया। इसके साथ साथ फिर जब पेंगुइन अपडेट जब आई 2012 के अंदर, तो पेंगुइन अपडेट्स के अंदर जो है ना कंटेंट की तरफ गूगल ने जो है वो एक और कंटेंट इम्प्रूवमेंट की, क्योंकि लोग उस वक्त जो चीजें सर्च करते थे, इतना लोग जो है वो इंटरेस्ट बेस्ड चीजें लोगों को नहीं मिलती थी जितनी जो है वो अब मिलती हैं। तो गूगल ने जो है वो कंटेंट को और इम्प्रूव किया। स्पैमी और बैकलिंक्स, बैकलिंक्स क्या होते हैं हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो स्पैमी लुकिंग बैकलिंक्स को भी रिमूव करना शुरू किया। फिर जो है वो जिनका जो है वो क्वालिटी कंटेंट होता था, ऑर्गेनिक बैकलिंक्स होते थे, उनको जो है वो थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट देना शुरू करी, उनको एक प्लस पॉइंट देना शुरू किया, उनको एक एडवांटेज देना शुरू किया और जो बाकी वेबसाइट्स थी उनको जो है वो एक तरह से जो है वो पेनलाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो पेंगुइन अपडेट्स में हमारे पास क्या-क्या हुआ था, हमें जो है वो क्वालिटी बैकलिंक्स चाहिए होते थे। बैकलिंक्स बेसिकली होते क्या हैं? इन शॉर्ट वर्ड्स में बता दूँ, बैकलिंक्स होते ये हैं कि आपको कोई और वेबसाइट आपको एक आपकी जो है वो तारीफ करे या आपके बारे में कुछ लिखे या आपके बताए कि ये वेबसाइट को अपवोट करे। अपवोट का मतलब अपनी ही वेबसाइट पे आपकी वेबसाइट का लिंक शेयर करे किसी आर्टिकल में, तो गूगल उसको बेहतर समझता है, उसको समझता है कि आपको एक वोट मिला है किसी और वेबसाइट की तरफ से, ठीक है? तो वो गूगल ने कहा जेन्युइन होना चाहिए, फेक बनाओगे तो उससे पेनल्टी पड़ेगी, ठीक है? इसी तरह जो है वो हमिंग बर्ड जो है वो एक और अपडेट आई जब 2012 के अंदर, तो सॉरी 2013 के अंदर एल्गोरिथम से रिलेटेड उसमें आई। गूगल ने अपना एल्गोरिथम चेंज किया। गूगल उस वक़्त जो है वो कौन सा यूज़ कर रहा था मुझे एग्ज़ैक्ट अभी याद नहीं है। जैसे आज गूगल सर्च कंसोल यूज़ करता है, उस वक़्त सर्च जो है वो गूगल सर्च करके हुआ करता था, गूगल उसको यूज़ करता था। तो उसमें गूगल ने चेंजेस करी कि कोई वेबसाइट सबमिट करता है तो उसके अंदर थोड़ी-सी बेटरमेंट होनी चाहिए। तो और उसमें जो है वो सर्चेज़ से रिलेटेड गूगल ने जो है वो चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से जो है वो डिफाइन की कि अगर हम कोई चीज़ गूगल को शो करना चाह रहे हैं गूगल पे, तो हम उसको किस तरह गूगल पे सबमिट करें। अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से सबमिट नहीं करते तो हमें बड़ा मसला हो जाएगा। फिर गूगल ने जो है दिस फोर्स मार्केटर्स को शिफ्ट टुवर्ड्स लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं हम आगे जाके पढ़ेंगे, शॉर्ट टेल क्या होते हैं और लॉन्ग टेल क्या होते हैं। लॉन्ग टेल में यानी कि बड़े-बड़े कीवर्ड्स जो होते हैं, उन पे जो है वो फ़ोकस करने को जो है वो इंडिकेट किया। शॉर्ट का मतलब ये होता है कुक बिरयानी, ये शॉर्ट टेल हो गया। हाउ टू कुक बिरयानी, ये लॉन्ग टेल के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह जो है वो लोग उसने प्रेफ़र किया कि लोग जो है वो डिटेल में सर्च करना चाहते हैं। आप उस डिटेल्ड कीवर्ड्स को टारगेट करें ताकि लोगों को डिटेल्ड आंसर मिल सके। ये देखें जैसे हम इंटेंट्स की बातें कर रहे थे कब यहाँ पे, ये देखें इंटेंट एंड यूज रेदर देन अ सिंगल कीवर्ड, यानी कि अगर किसी का कीवर्ड बिरयानी के ऊपर और कोई हाउ टू बिरयानी लिखना चाहता है और उसके सामने कंटेंट आ रहा है कि बिरयानी टेस्ट किस तरह की करती है तो उसके लिए कंटेंट किसी काम का नहीं है। तो इस तरह गूगल ने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को डिफाइन कर दिया कि सवाल पूछा जो जाए उसी का जवाब आए, ना कि जो है वो उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ उत्तर आ जाए। बात समझ में आई? मैं लिखूँ हेयर फॉल, तो हेयर फॉल इश्यूज़ लिखूँ, तो कोई और चीज़ आनी चाहिए, हेयर फॉल से रिलेटेड कोई और चीज़ लिखूँ, तो कोई और चीज़ आनी चाहिए। इस तरह गूगल ने चीज़ों को डिफाइन करना शुरू किया। फिर मोबाइल अपडेट आएगा, मोबाइल अपडेट फोर्स्ड ऑल साइट टू बिकम अ मोबाइल फ्रेंडली। जो वेबसाइट्स मोबाइल फ्रेंडली नहीं थी, गूगल ने उनको कहा कि आप जब मोबाइल फ्रेंडली बने, मोबाइल पे अपनी वेबसाइट्स को अच्छा करें, क्योंकि हमारे पास आने वाली जो ट्रैफिक है वो मोबाइल पे ज़्यादा कन्वर्ट हो गई है डेस्कटॉप के मुकाबले में। तो उन वेबसाइट्स जिनको मोबाइल फ्रेंडली नहीं होती थी, आज भी और तब भी उनको पेनलाइज़ किया जाता था और अभी भी पेनलाइज़ किया जाता है। In the SERPs rather than mobile optimization being reserved for the brands। उस उससे पहले ना एक था गूगल जो है ना वो ब्रांड्स को अपने हिसाब से शो करता था, लेकिन फिर गूगल ने सारी वेबसाइट जो कंटेंट वेबसाइट ज़्यादा यूज़ की जाती है गूगल पे, तो गूगल ने जो है वो मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, मोबाइल जो है फ्रेंडली वेबसाइट ज़रूरी कर दी थी। तो अब जब भी आप कहीं नाम सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मोबाइल फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, ठीक है? क्वालिटी अपडेट आई 2015 के अंदर ही, दिस अपडेट आल्सो नोन एज़ फैंटम 2, ठीक है? इसको फैंटम 2 भी कहा जाता है, लेकिन इसको जो है वो क्वालिटी अपडेट के नाम से ही ज़्यादा लोग जो है वो याद रखते हैं और इस तरह चीज़ों को याद रखते हैं।
ये अगर आपके ज़हन में ना भी हो ना, सिर्फ़ आपको इससे आउटपुट ये निकालना है कि गूगल किन-किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देता है। गूगल ने यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिला, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट। यहाँ पे हमें सीखने को क्या मिला, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होने चाहिए। यहाँ पे हमें सीखने को क्या मिला कि हमें जो है वो स्पैमी कंटेंट नहीं होना चाहिए हमारा, रीराइट कंटेंट नहीं होना चाहिए। हमारा यहाँ पे क्या सीखने को मिला कि हमें जो है वो कंटेंट क्वालिटी हमारी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है? तो हर अपडेट में गूगल ने आप लोगों को जो अभी भी काम करते हैं, ये सब चीज़ें यही हैं। सिर्फ़ अपडेट्स कब आई और गूगल का एक रिकॉर्ड आपको बताने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि गूगल ने क्यों पेनलाइज़ करना शुरू किया लोगों को, ठीक है? जब फैंटम 2 आया यानी कि क्वालिटी अपडेट आई तो गूगल ने फिर एक चीज़ नोटिस की फ्यू वीक्स के मोबाइल अपडेट्स करने के बाद कि लाइव जाने के बाद कि क्या हो रहा है, गूगल क्या कर रहा है, अपडेट्स क्या कर रही हैं, गूगल किस तरह परफॉर्म कर रहा है। तो फिर लोगों को जो है वो रिवॉर्ड देना शुरू किया जो कि हाई क्वालिटी कंटेंट पे जो है फोकस थे। तो यानी कि ऊपर वाले जितने भी ऑप्शंस थे ना उन सब चीज़ों को फोकस कर रहे थे कि उनका क्वालिटी कंटेंट भी था और उसमें फिर उन्होंने एक और चीज़ निकाली थी कि बहुत उस दौर में होता था कि कंटेंट 600 वर्ड्स का है और एड्स जो है वो 8-9 लगा दिए। गूगल प्रेफर नहीं करता कि आप हर जगह एड्स ही शो हों। तो लोगों का एक्सपीरियंस खराब हो रहा है ना, अगर किसी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा एड्स शो होते हैं हम उलझ जाते हैं। तो अभी हम उलझ जाते हैं उस दौर में सोचिए क्या होता होगा क्या जहाँ एक-एक पेज पे 8-8 9-9 शो होते थे, एड्स शो हो रहे होते थे। तो गूगल ने उस चीज़ को भी मना किया, एक लिमिट डिसाइड की, उसका 3 तक शो होता है तकरीबन 3-4 के करीब आप कर सकते हैं। तो गूगल ने जो है वो इस चीज़ को भी यकीन दहानी कि आप जो है वो ज़्यादा एड्स ना लगाएँ, ज़्यादा रेवेन्यू की वजह से जनरेट करने के लिए, हमारा एक्सपीरियंस खराब ना हो, यूज़र एक्सपीरियंस खराब ना हो। आप एक सारी अपडेट्स में एक चीज़ बहुत ज़ोर से देखेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट देखेंगे वो है कि कंटेंट पे हर दफ़ा कहा गया है कंटेंट पे हर अपडेट में कंटेंट को कुछ ना कुछ चेंज किया जाता है, कंटेंट पे फोकस किया जाता है। देखिए थिन कंटेंट वाज़ हिट हार्ड देखिए यहाँ पे थिन कंटेंट वाज़ हिट हार्ड बहुत फोकस तरीके से कंटेंट जिनका अच्छा नहीं था उनको पेनलाइज़ किया गया। One of the reasons that user-generated sites like hub pages were penalized, while user-generated sites like Quora saw a boost. ठीक है, उस तरह की होती थी हब पेजेस जिसपे लोग जो है वो जाके अपना कंटेंट लिखते थे और वो बहुत इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती थी। जैसे अगर किसी ने आज कोरा वगैरह यूज़ किया है, तो उसका बिल्कुल जो है वो डिफरेंट हो गया है, वो भी एक यूज़र फ्रेंडली प्लेटफ़ॉर्म है। उस दौर में उसको बहुत इम्पोर्टेंट एक बूस्ट मिला था, क्योंकि उसपे क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर्स बहुत ज़्यादा होते थे। इस पे जो है वो थिन कंटेंट होता था, किसी ने कुछ पूछा भी तो जो है वो 2 वर्ड्स में आंसर किया खत्म। फिर लोगों ने यहाँ डिटेल्ड आंसर देने प्रेफ़र करते थे कोरा के ऊपर। इस वजह से ये एक बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें आया। With the higher ranking brain. When ranking brain went live, it introduced artificial intelligence to the Google algorithm. ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी को पता है क्या है? किसी को पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई क्या होता है? रोबोटिक होता है। बिल्कुल, गूगल ने रैंक ब्रेन जब स्टार्ट किया तो उन्होंने जो है वो पुरानी आपकी हिस्ट्रीज़, पुरानी चीज़ों को जो है वो मॉनिटर करना शुरू कर दिया। कि आपका जो यूज़र आएगा, उसका जो पुराना सर्च है, उसकी पुरानी सर्चेज़, उसकी पुरानी सर्च रिलेटेड चीज़ें, उसका जो एक इंटेंट है और जो उसका एक बिहेवियर है, उन सब चीज़ों को हिस्ट्री से गूगल ने जो है वो समझना शुरू किया और फिर उस हिसाब से वेबसाइट्स दिखाना शुरू किया। तो उस तरीके से वेबसाइट्स दिखाना शुरू कर दी, तो इस वजह से और भी लोगों का एक्सपीरियंस बेहतर होता चला गया। ठीक है, तो इस उसमें जो है वो गूगल ने एक अपडेट निकाली जिसमें आपकी हिस्ट्रीज़, आपके बिहेवियर, आपके इंटेंट्स को गूगल ने ज़्यादा फ़ोकस किया। 2016 में जो है वो एडवर्ड्स की जो है वो गूगल ने वो किया। गूगल ने फंडामेंटली चेंज द वे द पेड सर्च लिस्टिंग appeared on the SERP that removed the traditional format. बेसिकली गूगल ने जो है जब ये अपडेट लॉन्च की, तो गूगल ने एक एडवर्ड्स के थ्रू जो एड्स शो होते थे, उनको भी थोड़ा बेहतर किया कि यार हर चीज़ को हम बेहतर कर रहे हैं, कंटेंट्स वालों को कह दिया, तो हम अपडेट्स करके एड्स को भी थोड़ा बेहतर करें। एड्स जो लोग दिखाते हैं, उनके लिए थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्शंस दी कि इन ब्रांड्स पे हम नहीं काम करते या इन ब्रांड्स पे ज़्यादा चार्जेस पहले गूगल सब पे एक ही चार्ज करता था। गूगल ने उसके अंदर डिफरेंट तरीके से चार्ज करना शुरू कर दिया कि अगर अ
फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक क्लिक से रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होता है तो हम बैंकिंग वालों से ज्यादा चार्ज करें, अगर क्लॉथिंग के अंदर कम होता है तो हम उनसे कम चार्ज करें, सबको एक ही तरीके से ना चार्ज करें। तो इससे गूगल ने जो है वो एक ये चीज भी इंट्रोड्यूस करवाई। मोबाइल इंटरनेशनल पेनल्टी जो है वो इंडस्ट्रियल पेनल्टी जब ये हुई, पेनल्टी जब ये आई तो यहाँ पे एसईओ पेनल्टी रिलेटेड लोगों ने जो है वो मोबाइल के ऊपर एड्स लगाना शुरू कर दिए थे। होता ये था, अगर आज भी आप देखें कि आपकी वेबसाइट खोलते हैं मोबाइल के ऊपर, अचानक से सेकंड पेज ओपन हो जाता है, ठीक है, तो उस तरह की वेबसाइट्स को गूगल प्रेफर नहीं करता, लेकिन लोग आज भी काम करते हैं और उससे थोड़ा बहुत रेवेन्यू बना भी नहीं आता, तो गूगल को इन दी एंड गूगल उनको पेनलाइज कर देता है। तो इस तरह की जो है वो गूगल ने 2017 में फिर इससे पेनल्टी निकाली। और फिर और भी यहाँ डिटेल लिखी हुई है, शॉर्ट शॉर्ट चीजें करके समझा रहा हूँ शॉर्ट वर्ड्स में, आप इसको और सर्च करेंगे आपको और डिटेल चीजें भी नजर आएंगी। गूगल की जो है वो प्रिफरेड अपडेट आई, गूगल के अंदर जो है वो अनकम्फर्ट एल्गो अपडेट थी, जिसके अंदर जो है वो अनऑप्टिमाइज कंटेंट जो होता था, जो कि ऑप्टिमाइज नहीं होता था, ऑप्टिमाइज मतलब जो कि एक तरीके से नहीं लिखा होता था कि जो दिल चाहा उठा के लिख दिया, बस तरीका कुछ भी नहीं है, हेडिंग्स कहाँ से शुरू हो रही है, खत्म कहाँ हो रही है, इन चीजों को उसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देगा। ट्रैफिक डिक्लाइन फ्रॉम 50 टू 90%, देखें जब उन्होंने ये किया तो 90% से जो है उनका डिक्लेशन हुई, 50 तक उन्होंने ये देखा। फिर उन्होंने पैरामीटर्स डिसाइड किए कि आपका कंटेंट किस सेंस में दिखना चाहिए कि एक पढ़ने वाले को मजा तो आए, एक नजर तो आए। ये नहीं है कि आपने हेडिंग कहीं भी डाल दी, पैराग्राफ कहीं से स्टार्ट कर दिया, कुछ भी कर दिया। फिर आप अगर विजुअल्स यूज कर रहे हैं तो विजुअल्स को किस तरह कहाँ कहाँ प्लेस करेंगे, किस तरह प्रॉपर तरीके से प्लेस करेंगे ताकि आने वाले यूजर्स का ना, यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा हो। ये सब चीजें करने का इन द एंड गोल गूगल का यूजर एक्सपीरियंस बेहतर करना है, ठीक है। इन सब अपडेट से नुकसान किसका हो रहा था, जो जो वेबसाइट्स ओनर थे, जो एसईओ करने वाले थे, उनका नुकसान हो रहा था। फिर गूगल ने निकाली मेडिकोर अपडेट। The Medicore update was brought for algorithm update, one of the updates that Google does several times a year. Google ने जो है वो several times a year करता है, Google अभी भी करता है Google, ठीक है। Medicore update जैसे ये पूरे अपडेट के नाम से अब करता है, ठीक है। उस सब उसने खास तौर पर मेडिक का नाम यूज किया था, पर हर दफा अपडेट का नाम चेंज सिर्फ इस वजह से करता है ताकि लोगों को याद रहे कि अपडेट कब हुई थी, क्यों हुई थी, क्या क्या उसमें हो गया था। लेकिन आप याद ना भी रखें, सिर्फ आपको इससे आउटपुट ये निकालना है कि गूगल ने इसमें किया क्या था, ठीक है। तो one of the updates that Google does every time where Google did not confirm the specific purpose of this update, it had a large impact on health, finance, and your money, your life pages. SEO experts speculated that this Google update boosted the rank of high quality articles that offer advice on major life issues such as finances and health. बात आपको इसमें समझ में आ गई होगी वो क्या कहना चाह रहा है। जब ये गूगल ने मेडिक अपडेट निकाली तो गूगल ने उन वेबसाइट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग थी, जो कि लोगों के इश्यूज सॉल्विंग थी, जो कि लोगों को जो है वो बैंकिंग से, फाइनेंस से, इंश्योरेंस, हेल्थ से रिलेटेड चीजों पे ज्यादा फोकस होती थी, एक क्वालिटी कंटेंट लिखती थी। और इसी अपडेट के बाद ना लोगों ने ना इन वेबसाइट्स पे ज्यादा काम करना स्टार्ट किया था, क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करना शुरू करी थी। क्या अब किसी को कुछ भी चाहिए होता है वो हाउ टू करके गूगल पे सर्च करता है, ठीक है। पहले लोग नहीं करते थे, पहले अगर करते भी थे तो लोगों को जो है वो क्वालिटी चीज नहीं मिलती थी। अगर हाउ टू ओपन अ बैंक अकाउंट अगर हम ये सर्च करें तो बैंक उस दौर में बैंक से रिलेटेड चीज आ जाती थी। अगर मैं अपने यहाँ से कर रहा हूँ तो बैंक से मेरे नियर उनके नाम आ जाएंगे। लेकिन अब सर्च करें तो आपको आर्टिकल आता है, आपको स्टेप्स बताए जा रहे होते हैं, ठीक है। तो दोनों में फर्क आता है। मैं बैंक अकाउंट ओपन करना पूछ रहा हूँ गूगल से, ना कि मैं बैंक अकाउंट ओपन करना चाह रहा हूँ। तो गूगल ने इस चीज को फिर एग्जामिन किया और फिर गूगल ने ये अपडेट निकाली कि इंफॉर्मेटिव, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन टॉपिक्स को जो है वो थोड़ा हाई रैंक किया गया, इन पे क्वालिटी आर्टिकल्स को भी जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया कि आप जो है वो अच्छा आर्टिकल्स लिखें इन टॉपिक्स पर, हम आपको जो है वो एक अच्छी रैंकिंग देंगे और जल्दी रैंकिंग देंगे, ठीक है। तो जो गूगल जब रैंकिंग की बात कर रहा है तो जो गूगल अगर आज भी अनाउंस करे कि आप ऐसा करें तो हम अच्छी रैंकिंग देंगे, तो जितने भी बनाने वाले हैं, जितने भी करने वाले हैं, वो सब ये जो है वो इस तरह करेंगे। आई बात समझ में आपको? सो गए हैं सब?
अब तो यही रहा है, सब सो रहे हैं आज। मैंने पूछा सो रहे हैं, आप लगे जी सर। अच्छा, साइट डाइवर्सिटी की बात कर लें अगर हम साइट डाइवर्सिटी की बात कर लें अगर हम, तो बिल्कुल ये चीज़ जो है ना, बहुत जब मैंने भी पढ़ी थी, समझना शुरू की थी ना, बहुत उलझन आती थी और आप लोगों को भी आती होगी। लेकिन ये समझाने का मेन मकसद यही है कि आपको ना आउटपुट का पता हो कि आउटपुट क्या होने वाला है। आपको आउटपुट का पता हो कि आउटपुट क्या होने वाला है। एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा, तो बोरिंग है ना, बिल्कुल बिल्कुल। अ, अगर आप लोग असाइनमेंट्स की तरफ फोकस है तो असाइनमेंट्स इतने कोई खास होंगे नहीं, एसईओ के अंदर असाइनमेंट्स नहीं होते। असाइनमेंट्स यही होता है कि आप सर्चेस ज़्यादा से ज़्यादा करें, आप जो है वो चीज़ों को जो है वो खुद करना शुरू करें। सारी जो है ना एसईओ थ्योरी बेस्ड ही होती है। टेक्निकल चीज़ें एसईओ के अंदर बहुत एंड में जाके कुछ आएँगी। आप लोगों के पास अगर असाइनमेंट्स करने का वो है तो मैं आप लोगों को एचरफ में चीज़ें करके बताऊँगा। तो एचरफ फिर आप लोगों को बाय करना पड़ेगा, ठीक है? मॉस के अंदर चीज़ें करके बताऊँगा, मैं गूगल कीवर्ड प्लानर, तो वो बहुत चीज़ें एंड में ही आएँगी। आपकी जो है वो 8-10 लेक्चर जो है वो थ्योरी पे होंगे और तकरीबन थोड़ा बहुत जो है वो स्क्रीन पे प्रैक्टिकल्स होंगे, ताकि आप लोगों को चीज़ें पता हो कैसे होगी। एसईओ सब कुछ देखिए, मैंने आप लोगों को शुरू में पहली क्लास में बताया था, एसईओ है ही गूगल को समझने का नाम। उसमें टेक्निकल चीज़ें कुछ भी नहीं है। टेक्निकल चीज़ें बिल्कुल एंड में है, बाकी चीज़ें सिर्फ गूगल को समझने का नाम है। गूगल किस तरह करता है, गूगल कब क्या करना पसंद करता है। आई बात समझ में आप लोगों को? अच्छा, हम कहाँ पे थे? साइट डाइवर्सिटी पे थे। एक मिनट। अच्छा, साइट डाइवर्सिटी अपडेट्स एंड एडजस्टमेंट दैट सीक्स टू एलिमिनेट मल्टीपल लिस्टिंग फ्रॉम द सेम डोमेन, ठीक है? अब लोगों ने ना एक चीज़ करना शुरू करी उस दौर में कि एक उनका ना आर्टिकल चलना शुरू हो गया। और जब उनका वो आर्टिकल चलना शुरू हो गया ना, तो लोगों ने उसी आर्टिकल को 3-3, 4-4, 5-5 दफ़ा पोस्ट कर दिया, ताकि वो जो है टॉप पेजेस पे मेरी ही वेबसाइट आना शुरू हो जाए। 4-4, 5-5 दफ़ा किसी और की वेबसाइट आई नहीं, सारी ट्रैफिक ही मैं ले लूँ। गूगल ने इस चीज़ को भी मना किया कि अगर आप सब चीज़ें आप ही ले जाएँगे तो फिर दूसरे भी तो काम करने बैठे हैं ना। तो गूगल ने इस चीज़ को भी मना किया। फिर गूगल की कोर अपडेट हाई द दिस अपडेट अपीयर्स टू हैव बीन अ रोलबैक टू फिक्स सम इम्पैक्ट फ्रॉम प्रियर कोर अपडेट्स। इसमें कोर अपडेट में ना बहुत दफ़ा गूगल बताता नहीं है उसने क्या किया, ठीक है? छिपा के रखता है। आपको खुद ऑब्ज़र्व करना पड़ता है कि गूगल ने क्या किया। असल में 2019 की कोर अपडेट में गूगल ने जो है वो कंटेंट क्वालिटी को थोड़ा-सा और इम्प्रूव किया था, कि कंटेंट क्वालिटी को और बेटरमेंट की तरफ लेके गया था, कंटेंट क्वालिटी को थोड़ा-सा बेहतर किया था। गूगल की 70% अपडेट्स अब भी कंटेंट से रिलेटेड ही होती हैं, ठीक है? लेकिन गूगल ने इस अपडेट में बताया नहीं कि हमने क्या किया। उसमें गूगल ने कहा कि हमने जो हमारे इश्यूज़ थे, पुरानी अपडेट्स को हमने उनको फिक्स किया है और हमने इन चीज़ों को जो है ना ठीक किया है। फिर बीईआरटी अपडेट आई। इसको जो अगर आप पढ़ें, ये बीईआरटी अपडेट को जब ये अपडेट आई, तो ये नेटवर्क बेस्ड टेक्निक के थ्रू आई थी। इसके अंदर जो है वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती थी, उनको गूगल ने थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस करवाया। एबिलिटी की कि अगर आपकी वेबसाइट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर डिज़ाइन हुई हुई है, उसके अंदर कुछ चीज़ें डिज़ाइन हुई हुई हैं, तो वो अच्छा परफ़ॉर्म करेगी। गूगल ने उस टाइम सबसे पहले जो है वो स्कीमा लॉन्च करवाया था। आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे भी स्कीमा क्या होता है। उसमें असल असल में गूगल ने अपने कोड्स के थ्रू कुछ लॉन्च किया था, जिसको हम अपने आर्टिकल्स में कहीं न कहीं किसी उस प्रोस्पेक्ट पे यूज़ करते थे। उससे होता ये था कि गूगल का जो बॉट है ना, गूगल के बॉट का नाम किसी को पता है क्या है? गूगल के बॉट का नाम किसी को पता है? गूगल जी का जो बॉट इन चीज़ों को सर्च करता है, उसका नाम क्या है? नहीं पता, उसका नाम है क्रॉल, ठीक है? गूगल उसको गूगल क्रॉल कहते हैं। क्रॉल करता है गूगल वेबसाइट को आके, तो उसमें आप जब कंटेंट ऐड उसको आपने चीज़ों को ऐड करना शुरू किया, तो गूगल ने जो है
अपने क्रॉलर को ज़्यादा गूगल फ़ौरन भेजता था, कहता था कि इसको जाके सर्च करो। आप अपनी वेबसाइट जब वहाँ लिस्ट करते थे, फ़ौरन जो है वो क्रॉलर आता था और उसको जो है सर्च कर लेता था। फिर जनवरी कोर अपडेट जब आई तो 2020 की, तो इसमें जो है वो अटेंड किया गया एक्सपर्टीज़ इन चीज़ों को जो है गूगल ने ज़्यादा प्रेफ़र करना शुरू किया। फिर इस डेली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे लोगों के सर्च करने के कॉन्सेप्ट चेंज होते हैं। गूगल उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को फ़ॉलो करते हुए अपनी अपडेट्स को लेकर आता है। तो गूगल ने भी कंटेंट दैट कंटिन्यूज़ टू अलाइन विद दीज़ ऑब्जेक्टिव्स विल बी द कंटेंट दैट कैन सीज़ द बेस्ट रैंकिंग्स। इन सब चीज़ों को गूगल ने प्रेफ़र किया कि जनवरी और अपडेट्स में जो उस वक़्त लोग जो है ज़्यादा चीज़ों को प्रेफ़र करते थे। 2017 के बाद से गूगल ने जितनी भी अपडेट्स दी ना, वो इतनी कोई इम्पोर्टेंट अपडेट्स नहीं दी। गूगल ने सिर्फ़ हर चीज़ को थोड़ा-सा बेहतर करने की कोशिश करी है, तो नॉर्मल सी बात है। 2017 से पहले की जो अपडेट्स थी ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो मैंने कंटेंट के बारे में बात की, मोबाइल फ्रेंडली एक्सपीरियंस के बारे में बात की, यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस के बारे में बात की। फिर मई कोर आई, दिसंबर कोर आई, इनके अंदर भी जो है वो मई कोर के अंदर गूगल ने ये कहा कि कोविड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको हम वो करेंगे। ये कॉमन अपडेट्स हैं। इनमें गूगल ने इतना इम्पोर्टेंट नहीं दी चीज़ों को या अपने एक सिस्टम को। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी अपडेट्स हैं, गूगल बताए बगैर भी करता है, उसको अपडेट्स में शामिल नहीं करता, लेकिन चीज़ों को अपडेट कर देता है। जैसे गूगल ने यहाँ पे अपडेट की थी कि आप अपने जो है वो क्रॉलर को जो है वो आएगा और आपकी वेबसाइट सर्च करेगा, जब अपनी वेबसाइट को वहाँ एक जगह का सर्च कंसोल जो है आप अपनी वेबसाइट वहाँ डालेंगे। लेकिन फिर गूगल ने बाद में उस अपडेट को खत्म कर दिया। वो अपडेट्स में नहीं डाली क्योंकि गूगल अपडेट में वही चीज़ डालता है जब एक ओवरऑल अपडेट की तरफ जाता है। लेकिन अगर 1, 2, 4 चीज़ें अपडेट कर रहा हो तो वो अपडेट्स में नहीं डालता, सिर्फ ऐसे ही इन्फॉर्म कर देता है। तो अब गूगल ने क्या किया है, एवरी मंथ नहीं आती, ईयरली बेसिस से आप जो है वो आती हैं या 7-8 महीने बाद या 6 महीने बाद, कोई कुछ नहीं कह सकता गूगल की अपडेट कब आने वाली है, ठीक है? हो सकता है अभी आ जाए, अभी अगले महीने आ जाए, किसी को नहीं पता होता गूगल की अपडेट कब आने वाली है, सही? तो इस चीज़ को जो है ना वो गूगल की अपडेट लास्ट वीक हुई थी। कौन सी अपडेट की बात कर रही हैं आप? मोबाइल के आपके अपडेट की? किसने पूछा है? मेरा ने। मेरा एक चीज़ अभी तक आप समझे ही नहीं, हम यहाँ पे सर्च इंजन अपडेट्स की बात कर रहे हैं। वो अलग है, वो तो अपडेट आपके बग्स फिक्सेस आपके जो लैपटॉप से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं ना, आप ये समझ लें जैसे अगर आपके मोबाइल में गूगल की अपडेट आती है, तो आपके मोबाइल में जो एंड्रॉइड वर्ज़न है उससे रिलेटेड आती है। ठीक है? हम इस वक़्त बात कर रहे हैं सर्च इंजन, यानी कि सर्च बार में जो गूगल का जो सर्च बार होता है ना, तो वो अपडेट जब आती है तो वो वहाँ इम्प्लीमेंट होती है। आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में अगर कोई ऐसी अपडेट आती है, ब्राउज़र में अपडेट आती है, तो उसका कोई लेना-देना नहीं है इन अपडेट से। उससे आपके मोबाइल में अपडेट होने से या आपके लैपटॉप में अपडेट होने से, ठीक है? वो तो आपके जो मोबाइल आपका जो सिस्टम चल रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ, तो गूगल जो है वो अपडेट्स दे रहा है, अकॉर्डिंग टू विंडोज़ 11 दे रहा है। देखिए, सर्च इंजन मार्केटिंग एसईएम एंड एसईओ। सर्च इंजन मार्केटिंग बेसिकली वो मार्केटिंग होती है जिसमें एड्स वगैरह ज़्यादा वाइटल रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है? अब आप ये समझ लें कि सर्च इंजन मार्केटिंग में अगर मैं कोई ब्रांड्स वगैरह को यूज़ करूँगा, वहाँ पे एड्स शो हो रहे हों, तो इफेक्टिव है। लेकिन एसईओ जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन ये ऑप्टिमाइज़ करती है आपको फ्री ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने के लिए। ठीक है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है। सर्च इंजन मार्केटिंग जो है वो पेड्स को ज़्यादा एक तरह से फ़ोकस कर रही होती है, ज़्यादा जो है वो इन चीज़ों को फ़ोकस कर रही होती है। इस चीज़ों को जो है ना आपने थोड़ा समझना होता है कि हमें जो है वो नहीं करना, ठीक है? एसईओ के अंदर आपको ज़ाहिर-सी बात है जब आप एक वेबसाइट स्टार्ट करते हैं 6 महीने 7 महीने लग जाते हैं आपको।
SEM में आपको फॉरेन रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, फॉरेन ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो आप एड्स स्पेंड कर रहे होते हैं। तो इस तरह गूगल ने बीच में बहुत सारी अपडेट्स निकाली हैं। उन अपडेट्स के बारे में आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वो इस वजह से ज़रूरत नहीं है कि वो अब यूज़ में नहीं आती। जैसे अगर मैं बताऊँ कि अब सर्च कंसोल में आपको वेबसाइट ऐड नहीं करनी पड़ती, तो आपको ये बात ना भी बताऊँ तो क्योंकि ना भी बताऊँ तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि गूगल अब उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। अब गूगल कहता है कि मैं खुद कुरान के थ्रू कर लूँगा। मैं आपको बता भी दूँगा तो आप किसी काम की नहीं है, ना कभी यूज़ होने वाली है, और नहीं भी बताऊँगा तो भी आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो ऐसी बहुत सारी अपडेट्स गूगल ने निकाली पीरियड ऑफ टाइम में, और उन चीज़ों को भी गूगल ने इम्प्रूव किया। एसईओ थ्योरी बेस्ड है। थ्योरी बेस्ड देखिए, एसईओ के ना बहुत सारे स्टेप्स हैं। हम इस कोर्स में जो है वो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करने वाले हैं, लेकिन थ्योरी पे हमारा फोकस ज़्यादा होगा। ठीक है? और प्रैक्टिकल पे हमारा फोकस कम होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को किसी को भी नहीं पता कि एसईओ के अंदर अपडेट्स कब, क्यों, कैसे आई, क्यों आई। उसके अलावा अगर आपके पास एचरेफ क्यों होता है, एचरेफ किस लिए काम में आता है, अगर मॉज है तो मॉज क्यों है, अगर गूगल कीवर्ड लेंगे तो क्यों यूज़ करते हैं, अगर हम जो है वो बैकलिंक्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। ठीक है? और एंड में हम डिस्कस कर लेंगे हम इन चीज़ों को किस तरह से कर सकते हैं, क्यों हम क्यों यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम एंड में डिस्कस करेंगे। और ये नहीं है कि मैं कहूँ कि आप मेरा कोर्स लेने के बाद एसईओ एक्सपर्ट बन जाएँगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। आपको और बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, और बहुत कुछ डिटेल जाना पड़ेगा, और बहुत चीज़ों को जो है वो डिटेल में जाके समझना पड़ेगा। मैं आपकी जो है वो यहाँ पे एसईओ से रिलेटेड बेसिक्स सारी क्लियर कर दूँगा। एसईओ से रिलेटेड आपको जो है वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँगे। आपको एसईओ से रिलेटेड कीवर्ड रिसर्च समझ में आ जाएगी, क्या होती है, क्यों होती है, किन टूल्स के थ्रू होती है। आप एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं तो एक्सपर्ट तो मैं भी नहीं हूँ एसईओ में। ठीक है? एसईओ में अगर कोई खुद को एक्सपर्ट कहता है तो वो फिर बस फिर वो वही है। सही है? तो एसईओ में एक्सपर्ट कोई भी नहीं है, और एसईओ में एक्सपर्ट कोई हो भी नहीं सकता। उसकी मेन इम्पोर्टेंट वजह कि गूगल अपडेट निकालता रहता है। अब कोई गूगल की नई अपडेट आ गई, अब उसको आपको समझने में टाइम लगेगा। तो आप यानी कि फिर आप एक्सपर्ट से नीचे वाले लेवल पे आ गए, तब आप समझ जाएँगे। तो एक्सपर्ट कोई भी नहीं होता है फील्ड के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर। डेली बेसिस पे सब इम्प्रूव करते हैं। फिर हम कैसे बनेंगे? हम कैसे बनेंगे? हम प्रैक्टिस करके ही बनते हैं। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप नहीं बनेंगे। लेकिन एक्सपर्ट का जो वर्ड होता है ना, वो एक्सपर्ट का वर्ड सिर्फ़ एक उस सेंस में यूज़ किया जाता है। एक्सपर्ट का वर्ड सिर्फ़ इसलिए यूज़ किया जाता है कि हाँ, एसईओ एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का मतलब पता है क्या है? आप कहीं भी जाएँगे, आपको 8-9 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। 7 साल का, 5 साल का, 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। तो आप एसईओ एक्सपर्ट के लिए तो वैसे भी अप्लाई नहीं कर सकते। आप 1 महीने में जो है वो एसईओ एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं, तो मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि ना करें एसईओ, अभी भी ना करें। ठीक है? क्योंकि एसईओ एक्सपर्ट तो दूर की बात, आपको सिर्फ़ बिगिनर लेवल क्रॉस करने में ना 1 साल लग जाएगा। मैंने एसईओ 4 साल में सीखी है। ठीक है? और जो चीज़ें मैं आपको 15 दिन में सिखा रहा हूँ, ये मैंने 2 साल में सीखी हैं। ठीक है? तो एक्सपर्ट कोई नहीं बनता है एसईओ के अंदर, जो खुद को कहता भी है ना कि एक्सपर्ट, बिल्कुल, आपको कम से कम चीज़ों को समझने में ना साल लग जाएगा। अगर मैं आपको वो एडवांस चीज़ें जो मैं खुद इम्प्लीमेंट करता हूँ, स्ट्रैटेजीज़ वो यहाँ बताना शुरू कर दूँ, कीवर्ड रिसर्च आप लोगों को समझाना शुरू कर दूँ ना, तो आप में से जितने भी बैठे हैं ना, इनमें से 1 के अलावा, 2 के अलावा, 1 के अलावा, 2 के अलावा जो है वो उस चीज़ को पढ़ नहीं सकते। बिल्कुल वी ट्राई टू लर्न, लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता होगा, मैं आपको चलिए एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर मैं आपको बताऊँ कंपैरेटर एनालिसिस करते हैं हम एसईओ के अंदर, ठीक है? जिसके अंदर हमें जो है वो डीआर इतना चाहिए होता है, और आरडी हमें इतना चाहिए था, फिर आरडी हमें 30 चाहिए, डीआर हमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है? सिर्फ़ एचरेफ से निकालने के लिए। मॉस का यूआर हमें इतना चाहिए, और अ, दूसरी चीज़ इतनी चाहिए। सीपीसी इतना होना चाहिए, ऑर्गेनिक सर्च इतनी होनी चाहिए। इसमें से आपको कितनी बातें समझ में आई? इसमें से आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई होगी, ठीक है? इस वजह से नहीं आई होगी कि हमारा डीआर, आरडी, वी डोंट नो द लैंग्वेज। बस यही मेन चीज़ तो है। ट्राई आप उसी वक़्त करेंगे जब मैं इन चीज़ों को आपको बताऊँगा। आपको जब तक इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होगा, मैं आपको यहाँ पे एक शीट ओपन करके दिखाऊँ, चलिए मैं आपको इतने शीट पढ़
सिर्फ मैं डेमो देता हूँ। ये एडवांस लेवल की एसईओ है। मैं यहाँ पे जो सिखा रहा हूँ वो डिफरेंट है। एडवांस लेवल पे जब आप जाएंगे, आप जाहिर सी बात है प्रैक्टिस कर करके बनते हैं। 1 महीने में आप एसईओ एक्सपर्ट कभी भी नहीं बन जाएंगे। ये चीज़ अब मैं आपको एक शेयर करता हूँ। चले मैंने एक चार्ट शेयर किया, कीवर्ड्स मैंने हाइड किए हुए वैसे। अब ये देखें, चार्ट्स कुछ इस तरह का बनता है। इन चार्ट्स के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी जो कि आप लोगों को पता ही नहीं होंगे अभी किस तरह होना है। स्क्रीन शेयर हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो ये सिर्फ एक कीवर्ड्स रिलेटेड है। ये देखें, लो कंपटीशन, हाई कंपटीशन क्या है, टॉप पेजेस क्या है, ये बहुत एडवांस लेवल की चीजें होती है। यहाँ पे जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ उसमें अगर आपको यहाँ पे जो मैं चीज आपको 1 मंथ में सर्विस दे सकेंगे, बिल्कुल 1 मंथ में आप सर्विसेज दे सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद को ये समझें कि हम हर सर्विस दे सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं आपको बता दूं, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। आप बैकलिंक की सर्विस देना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आपकी बैकलिंक की रिसर्च ही नहीं है, आपके पास बैकलिंक्स प्रोवाइडर ही नहीं है, आप कैसे देंगे? मैं आपको ये बता सकता हूँ बैकलिंक्स क्या होते हैं, बैकलिंक्स कैसे सर्च करने हैं, कब सर्च करना है, क्यों सर्च करना है, ये थोड़ी मैं आपको सिखाऊंगा। ये तो आपको खुद पता करना चाहिए, कि खुद आपको आइडिया होना चाहिए कि मैं बैकलिंक किस तरह से, ठीक है। अब मुझे कैसे आता है या और क्या उसमें डिफरेंस होता है, वो मैं क्यों नहीं सिखाऊंगा, मैं इसलिए से नहीं सिखाऊंगा क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव है। अगर मैं आपको सिर्फ बैकलिंक से रिलेटेड बताऊं तो 15 दिन तो सिर्फ बैकलिंक्स में सब चले जाएंगे। बैकलिंक्स कितने तरह के होते हैं ये मैं आपको बता दूंगा। बैकलिंक्स को आउटरीच किस तरह करना होता है ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। आउटरीचिंग यानी कि एक बात आसान वर्ड में आपको समझाऊं, कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये कपड़ा सिलता कैसे है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये थोड़ी चीज उसमें जो है वो बताऊंगा, मेरा काम है आपको बताना है कपड़ा सिलता कैसे है। लेकिन कपड़ा बेचना किस तरह है, कपड़े को जो है वो डिफरेंट डिजाइन आपके जहन में कैसे आएंगे, ये सब चीजें तो आपको एक्सपीरियंस के साथ चीजें समझ में आना शुरू होंगी ना। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं एसईओ के अंदर है जो मेरी अपनी स्ट्रेटेजीज हैं, ठीक है। एसईओ बेसिकली प्रॉपर स्ट्रेटेजीज का नाम है। आप जब जब प्रैक्टिस करते जाते हैं आपको नई चीज समझ में आती है, आपकी वो स्ट्रेटेजी बन जाती है। अब इन शॉर्ट, गूगल के अंदर अगर अपडेट आई, कंटेंट गूगल इसी तरह से गूगल ने कोई अपडेट निकाल दी, मोबाइल फ्रेंडली जैसे निकाल दी। अब गूगल ने कोई और अपडेट निकाली कि हम जो है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को भी फोकस करेंगे, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को भी फोकस करेंगे। तो अब आपको पहले तो यही पता होना चाहिए ना लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल में कितना डिफरेंस है, क्या है, क्यों है। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप कहाँ से उसको फोकस करेंगे। दूसरी मेन चीज, आपके पास कोई क्लाइंट आता है और आपसे कहता है कि हमें वेबसाइट रैंक करानी है, तो आप उसको कितनी देर में आप उसकी वेबसाइट रैंक करके दे देंगे? चलो आप सब एक एक जवाब दें। कितनी देर में आप उसकी वेबसाइट रैंक करके उसको दे देंगे? आप एक्सपर्ट बन गए, चले खुद को एक्सपर्ट समझ लें, सही है। आप एक्सपर्ट बन गए, आप उसको वेबसाइट कितने टाइम में उसको जो है वो रैंक करके दे देंगे? आप लोगों के जहन में क्या है, मुझसे वो आइडिया लेना चाह रहा हूँ। कोई भी हो, किसी के जहन में 5 मिनट भी हो, 5 मिनट ही बता दे। किसी के जहन में 5 साल हो, 5 साल बोल दे, कोई इशू नहीं है। टाइम बताएं तो ताकि पता तो चले कि आप लोगों ने जो है वो एसईओ स्टार्ट करने से पहले एसईओ के बारे में समझा भी। मैंने पहली क्लास में कहा था एसईओ के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 15 डेज में हम उसकी वेबसाइट लिंक करके, ठीक है, अब आपने कहा 15 डेज में हम लिंक करके दे देंगे, सही। और कितने लोग एक्टिव बैठे हैं? 5 लोग इस वक्त एक्टिव बैठे हैं। एसईओ में जब तक आप इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा? अरीब, हुमैरा, शहनाज, उनैजा। अरीब आप बताएं। टफ क्वेश्चन है, अच्छा चले आइडिया दे दें, कोई समझ नहीं। अरीब आप बता दें।
ऐसा क्वेश्चंस का आंसर देने में कभी भी नहीं घबराया करें, जब तक आप आंसर नहीं दें तो ठीक है। स्टार्टिंग 6 मंथ 6 महीने में स्टार्ट करेंगे जब स्मॉलर, ठीक है। और 3 to 4 मंथ्स, ठीक है। और जैसा ने सही कहा, 3 to 4 मंथ्स का आपको तकरीबन टाइम होता है। आप शॉर्ट अपना लो कम्पिटिटिव कीवर्ड्स पे रैंक करवाते हैं सिर्फ, ठीक है। वेबसाइट रैंक करने में आपको साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएंगे। सिर्फ आप उसके जो लो कम्पिटिटिव कीवर्ड्स होते हैं ना, उनको रैंक करवाने के लिए आपको 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, अरीब ने भी सही कहा था, तकरीबन इतना टाइम पीरियड लगता है। तो आप अपने आप को 15 लेक्चर्स में एक्सपर्ट बनाना चाह रहे हैं, जिस काम के लिए आपको 6 महीने सिर्फ लो कम्पिटिटिव निच रिसर्च को, सॉरी, लो कम्पिटिटिव कीवर्ड में रैंक करने में लगता है, ठीक है। तो इस चीज को जहन से हमेशा निकाल दें कि हम एक्सपर्ट बनने वाले हैं, एक्सपर्ट नहीं बनने वाले हैं आप लोग। एक्सपर्ट मैं भी नहीं हूँ, एक्सपर्ट जो है वो एसईओ में कोई भी नहीं हो सकता। और अगर कोई एक्सपर्ट है तो खुद को कहता है, तो वो कहता होगा भाई मैं खुद को कभी भी एक्सपर्ट नहीं कहता। मैं आज भी गलतियां करता हूँ एसईओ के अंदर, क्यों? क्योंकि गूगल का एल्गोरिथम है, गूगल की मर्जी है, गूगल मेरी वेबसाइट को भी पैनलाइज करता है, ठीक है। और जितना बड़ा भी जो है वो एसईओ एक्सपर्ट हो, कोई हो, उसकी वेबसाइट जो है वो, यार लेकिन क्लाइंट को ना, मैं इन शॉर्ट में अरीब को थोड़ा बहुत पता है, तो अरीब इस चीज को जो है वो ज्यादा अच्छे से समझ जाएगा। क्लाइंट को ना इस बात पे बड़ा तरीके से घेरना पड़ता है पहले, ये उसको समझाना पड़ता है कि यार ऐसे होगा, इस तरह होगा। आप उसको कम से कम बिना 6 महीने का टाइम देते हैं, ठीक है। और 6 महीने में ना आप उसका बजट कम से कम लाख रुपए पर मंथ हो। लाख रुपए पर मंथ ना भी हो तो कम से कम 50,000 रुपए तो हो यार, कम से कम। सर जी हम एक्सपर्ट नहीं थे तो 15 डेज का टाइम दिया ना। अ, हफ्सा आपने इससे पहले कोई कोर्स किया है, मतलब आईटी से रिलेटेड, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह से रिलेटेड टेक्निकल कोई कोर्स किया है, वेब डेवलपमेंट वगैरह वगैरह का, या डीएम, इस डीएम, डिजिटल मार्केटिंग, अच्छा डिजिटल मार्केटिंग कहना चाह रही हैं आप। डिजिटल मार्केटिंग का आपने कोर्स किया है, कहाँ से किया है? सर इमरान के पास से आपने किया है, अर्निंग। सही कह रहा हूँ मैं? इमरान शेख नाम है, आई थिंक तो। वो सर अच्छा, फिर कोई और हो गया। लर्निंग ने आपने क्या सीखा डिजिटल मार्केटिंग में? आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी होगी। मैम रवीन, आपने डिजिटल मार्केटिंग में क्या सीखा, बताएं मुझे सर। एसईओ की क्लास रहती है? एसईओ की क्लास जरूरी है क्या उनकी, ताकि आपको पता हो? आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी? तो सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे कोर्स को ना 15 दिन में सीख सकती हैं, एसईओ को कभी 15 दिन में नहीं सीख सकती आप। तो सोशल मीडिया के अंदर अगर आप किसी का एड क्रिएट कर रही है ना, तो वो आप जो है वो 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम क्रिएट हो जाता है। ऑडियंस सर्च करना इतना कोई इशू नहीं होता, आपको ऑडियंस सर्च करनी पड़ती है, फिल्टर आउट करनी पड़ती है। आपने जरूर सीखा होगा ऑडियंस फिल्टर आउट करना किस तरह होता है, कैसे होता है, किस तरह जो है वो ऑडियंस को हम जो है वो फिल्टर आउट कर रहे होते हैं। एसईओ के अंदर बहुत डिफरेंट चीज होती है। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक किसी एक काम का नाम नहीं है, ठीक है।
जब आप एसईओ सीख जाते हैं ना, तो कभी भी स्टार्ट में आप किसी को पूरी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते कि मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ। आप किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को पकड़ते हैं। स्पेसिफिक चीज़ को पकड़ने का मतलब ये है कि आप करते हैं, मैं आपको कीवर्ड रिसर्च करके, ठीक है, आप कीवर्ड रिसर्च की सर्विस सेल करते हैं, मैं आपको माइंड क्लियर करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों की चीज़ें क्लियर हो, ठीक है? तो कभी भी आप किसी को पहले दिन ही जाके नहीं बोलते यार मैं आपकी वेबसाइट रैंक करता हूँ, वो भी आप पे हँसेगा। आप लोगों को सर्विसेज देते हैं, कीवर्ड रिसर्च, कंपैरेटर एनालिसिस, आप जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को जब आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, शुरू में आपको सर्विस क्या देनी है? आपको शुरू में सर्विस देनी है कि मैं सर्च कंसोल को जो है वो आपकी वेबसाइट से अटैच करवा दूँगा, सर्च में आपकी वेबसाइट्स लेकर आ जाऊँगा। सर मैंने फ़ोटोशॉप, एसएमएम, फ्रीलांसिंग सीख से, देखिए फ़ोटोशॉप, एसएमएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एसईओ से कभी भी कंपेयर मत करिएगा। ये सारी चीज़ें जो है ना 2-2 3-3 के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है? अब लेकिन एसईओ का सिर्फ़ एक स्पेसिफिक काम ही जो है ना वो 6 महीने बोल रहा हूँ, सॉरी, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन का होता है, ठीक है? और फिर रिज़ल्ट्स आने में महीनों लगते हैं, ठीक है? इस चीज़ को आप ज़रूर समझिएगा, ये जो हमारा कोर्स है ये बेसिकली आपको बिल्कुल एक बेसिक चीज़ों से समझाना और फिर आपको जो है वो एक एडवांस की तरफ लेके जाना है, ठीक है? ताकि आपको पता हो टूल्स क्या होते हैं, आप लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता होगा टूल्स कितने यूज़ होते हैं, कौन से पेड टूल्स हैं, कौन से फ्री टूल्स हैं, हम पेड टूल्स यूज़ करें या फ्री टूल्स यूज़ करें, दोनों में क्या डिफरेंस है? उसके अलावा ऑन पेज क्या है, ऑफ पेज क्या है? इसके ऊपर सारी चीज़ें हैं, ऑन पेज क्यों करें हम, ऑफ पेज क्यों करें हम? ऑफ पेज में क्या-क्या आता है, ऑन पेज में क्या-क्या आता है। अगर मैं आपसे एडवांस एसईओ को समझाना शुरू कर दूँ ना, तो उसमें गेस्ट पोस्टिंग है, उसमें जो है वो बैकलिंक्स 2.0 है, तो वो बहुत, बहुत, बहुत आगे की चीज़ है, सिर्फ़ बहुत की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 4 दफ़ा बहुत बोला है। तो पहले एसईओ का कॉन्सेप्ट तो क्लियर करें अपने कि एसईओ है क्या? एसईओ है क्या? सब समझते हैं कि 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन में वेबसाइट रैंक हो जाती है, वेबसाइट रैंक नहीं होती लो कंपैरेटिव कीवर्ड्स के ऊपर। एक दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है जो गूगल के ऊपर सर्च ना की जाती हो। कोर्स आउटलाइन मैंने अभी तक शेयर नहीं की, चलें मैं शेयर कर दूँगा। बेसिकली मैं डे वाइज़ नहीं लेके चलता कि किस दिन हम क्या पढ़ेंगे, किस दिन हम क्या पढ़ेंगे। सारा मेरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप से ज़्यादा मैं ये चीज़ को लेके चलूँ कि क्या चीज़ पहले आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ बाद में इम्पोर्टेंट है। अभी हमने अपडेट्स के बारे में डिस्कशन कर ली। अब हम जो है वो कल बैकलिंक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बैकलिंक्स क्या होते हैं? यानी कि मंडे को कितने टाइप्स के बैकलिंक्स होते हैं? कौन-कौन से बैकलिंक्स यूज़ होते हैं? आपको जब बैकलिंक समझ में आ जाएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको सु तो आपको मेरे हिसाब से 30% एसईओ का कॉन्सेप्ट 30 टू 50% एसईओ का कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा बैकलिंक्स के बाद। आप समझ लें कि बैकलिंक्स जो है ना वो एसईओ की रीढ़ की हड्डी है। आ गई आपको बात समझ में? तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ना वो हमारा बैकलिंक्स से रिलेटेड होगा। बैकलिंक्स क्या होते हैं? क्यों होते हैं? क्यों यूज़ किए जाते हैं? और एक और चीज़, थोड़ा-सा जो है वो क्लास लंबी हो सकती है मंडे वाली, तो टाइम के साथ जॉइन कर लीजिएगा ज़्यादा बेहतर है। बैकलिंक्स के अंदर ये है कि आपको बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं इसको पहले कवर इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम आगे जाके जो है वो हर चीज़ों को जो है वो रिलेट कर सकें। इस बैकलिंक्स बहुत मुश्किल भी टॉपिक भी कहलाया जा सकता है पूरे लेक्चर का, और आसान इस तरह से अगर आपको समझ में आ जाए, मुश्किल इस तरह की कि वाक़ई थोड़ा-सा टेक्निकल चीज़ों को समझना होता है इसके अंदर। और फिर उसके बाद हम जो है वो थोड़ी ईज़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ताकि हम चीज़ों को लिंक आउट कर सकें ईज़ी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना क्लास वाइंड अप करते हैं। अगर आप लोग जो है वो एक वेबसाइट जो है वो कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं, एक वेबसाइट जो है वो परचेज़ कर सकते हैं, तो ज़रूर करें। एक डोमेन नेम होस्टिंग परचेज़ कर लें, ताकि आप लोग जो है
थोड़ी सी ना एसईओ की प्रैक्टिस कर सके। क्या पूछ रही हैं आप हफ्सा, मुझे समझ नहीं आया। एसईओ से रिलेटेड है क्या? एसईओ से रिलेटेड है पोस्टिंग और डोमेन, जाहिर सी बात है आप लोग जो है वो आपको कभी आइडिया नहीं है क्या चीज़ होती है। और अगर आइडिया है तो खुद परचेज कर लें, वरना जो है वो कॉस्ट करेगी आपको कम से कम भी 3,000 रुपये की। आई टी मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा, उसको आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताएं। मैंने आप लोगों से व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है, नहीं किया तो मैं यहाँ शेयर कर देता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी सवाल हो आप उस पर कोऑर्डिनेट करें और तुमसे पूछ लें। टेक्निकल सवाल हो, कोई भी हेल्प चाहिए उससे पूछ लेगा, टाइम ज़्यादा हो गया है क्या करते हैं। बाकी क्वेश्चन आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद